गुरुदेव, एक सज्जन का प्रश्न है कि प्रश्न का ना होना भी क्या मेरे अहंकारी होने का प्रमाण है? जोरदार प्रश्न है इनका। प्रश्न का ना होना भी, इसको भी हम अपना प्रेस्टेज इशू बना लेते हैं कि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो अज्ञानी हैं, कंफ्यूजन में हैं, भ्रम में हैं, भ्रांति में हैं, डाउट में हैं, उन्हें पता नहीं इसलिए वो पूछ रहे हैं। अरे मैं ज्ञानी विद्वान, मैं सब जानता हूं, मैं क्यों पूछूं? पूछने में संकोच पैदा होता है, लेकिन याद रखना यह संकोच भी अहंकार है। इससे ज्यादा सरल तो वो व्यक्ति है जिसके भीतर सवाल उठा था और उसने पूछ लिया। वो ज्यादा सहज है, स्पॉन्टेनियस है, निर्दोष है। उसने अपनी अज्ञानता जाहिर कर दी कि मुझे ये नहीं पता और मैं जिज्ञासु हूं और जानना चाहता हूं। कम से कम उसमें एक सरलता है। जो तथाकथित विद्वान व्यक्ति है वो जाहिर करना नहीं चाहता कि मुझे नहीं पता, मैं क्यों किसी से पूछूं, मैं तो स्वयं जानता हूं, मैं खुद पता लगा लूंगा। लेकिन फिर भी प्रश्न मिटते नहीं, भीतर के संदेह समाप्त होते नहीं। तब ये विचित्र स्थिति पैदा हो जाती है कि प्रश्न पूछना भी नहीं है और प्रश्न मौजूद भी है, शंकाएं मिटी नहीं है, बेचैनी खत्म नहीं हुई, शांति मिली नहीं, लेकिन किसी से कह भी नहीं सकते कि हम अशांत हैं। यह भी हमारा अहंकार है कि हम ये बताना चाहते हैं कि मुझे सब आता है। सहज बने, जैसी स्थिति है वैसी स्वीकार करें, और जहां पूछने की जरूरत है अवश्य पूछ लें। पूछने के बाद निर्णय फिर आपका ही होगा, आपको वो सलाह माननी है नहीं माननी है। और मैं तो अक्सर सलाह देता भी नहीं, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करता हूं, व्याख्या करता हूं कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा नहीं करने से ऐसा होता है। दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव पक्ष बताता हूं। आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं, आपको जो उचित लगे अपने हृदय की भावनाओं से, अपने विवेक से आप वैसा करना, लेकिन पूछ लेना। अगर प्रश्न है तो, नहीं है तो सौभाग्यशाली हैं आप। लेकिन अगर नहीं है प्रश्न तो फिर ये प्रश्न भी पैदा नहीं होता कि क्या प्रश्न करना, पूछना भी अहंकार है। ये प्रश्न पैदा हुआ है, इसका मतलब प्रश्न है। तो फिर सरल बनो, सहज बनो, रिलैक्स। ठीक। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि जब मैं गांव में था सब शांत होने पर मुझे अनहद नाद सुनाई देता था, लेकिन जब से मैं शहर आया हूं अनहद की धुन खो सी गई है, मैं क्या करूं? खो सी गई है आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। खो ही नहीं गई है, पूरी नहीं खो सकती। हाँ, शहर का शोरगुल है, ट्रैफिक की आवाजें हैं, बाजार का कोलाहल है, हवाई जहाज गुजर रहे हैं ऊपर से, कारों के बसों के भोंपू बज रहे हैं, मेट्रो ट्रेन गुजर रही है जोर की आवाज करती हुई, बहुत शोरगुल है। घर घर में टेलीविजन चल रहा है, और अब तो हर कमरे में टेलीविजन रहता है अलग अलग, और एक एक व्यक्ति के पास 2-2, 3-3 मोबाइल होते हैं, और सब स्पीकर ऑन करके बात कर रहे हैं। एकांत खो गया। सच पूछो तो घर घर ही नहीं रहा, पूरा बाजार मौजूद है। टीवी के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से हम भीड़ से छुटकारा पा ही नहीं पा रहे। गांव में थे जहां वाईफाई नहीं थी, वहां ये सब उपद्रव नहीं था। प्राकृतिक आवाजें थी, हवा चलती थी, पत्तों की सरसराहट होती थी, नदी की कलकल नदी किनारे सुनाई देती थी, सुबह सुबह पंछी बोलते थे, बड़ा प्रीतिकर लगता था। यदा कदा कभी कुछ आवाज आती थी, लेकिन वह आवाज भी शांति को भंग करने वाली नहीं होती थी। समझो आप रात्रि को सोने जा रहे हैं और एक कुत्ता भौंक रहा है, बीच बीच में रुकता भी है। उसका भौंकना अचानक आपको सजग कर देता है, उसका भौंकना बंद होना, क्योंकि आप सजग हो गए हैं, तुरंत नाद सुनाई पड़ने लगता है। तो कुत्ता भी विरोधी नहीं लगता,
शांति का, उसकी आवाज भी हमें फिर सन्नाटे में डुबा देती है। फिर थोड़ी देर बाद भौंकेगा, अच्छा है अलार्म का काम कर रहा है, लेकिन बीच में शांति का समय भी आएगा। तो गांव में एक अलग माहौल था, खासकर जो लोग पहाड़ी जगहों पर रहते हैं जहां भी बिजली नहीं पहुंची है, वहां तो सन्नाटा छाया ही हुआ है। वहां तो रात को भी नहीं, दिन को भी आप खूब आराम से अनहदनाद सुन सकते हैं। वहां तो कोई अगर नहीं सुन रहा है, इसका मतलब उसकी खोपड़ी के अंदर बाजार है, अन्यथा बिल्कुल स्वाभाविक था नाद सुनना। इसमें कोई साधना की जरूरत ना थी, बहुत सहज था। जैसे जैसे शहर बढ़ते गए, आबादी बढ़ती चली गई, शोरगुल बढ़ता गया, ध्वनि प्रदूषण बढ़ता गया, और वो इतने सारे लोग, जो कंडेंस्ड पॉपुलेशन, बंबई की एक बिल्डिंग में 5,000 आदमी रह रहे हैं, पूरे गांव में 2,000 रहते थे, एक बिल्डिंग में 5,000 रह रहे हैं। मुझे याद आता है ओशो ने एक प्रवचन दिया जिसका शीर्षक है जनसंख्या विस्फोट। उसमें ओशो ने कहा है कि आबादी बढ़ती जा रही है, इस पर नियंत्रण सख्त जरूरी है। सरकार को अनिवार्य परिवार नियोजन करना चाहिए, कंपल्सरी बर्थ कंट्रोल। ओशो ने कहा मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि लोगों को निवास स्थान नहीं मिलेंगे, कि रोजगार नहीं मिलेगा, कि भोजन पानी की कमी हो जाएगी। विज्ञान यह सब इंतजाम कर सकता है, कर लेगा। भोजन की कमी नहीं पड़ेगी, आवास की कमी नहीं पड़ेगी। अगर पृथ्वी पे कम पड़ गई, हम दूसरे ग्रहों पर लोगों को भेज सकेंगे, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। वो चिंता का विषय नहीं है। मेरी चिंता दूसरी है। जहां घनी आबादी होगी वहां ध्वनि प्रदूषण होगा, साउंड पॉल्यूशन, और वो जो परमात्मा के साथ हमारा जोड़ था वह टूट जाएगा, वह बहुत मुश्किल हो जाएगा, और व्यक्ति अशांत और बेचैन और परेशान हो जाएगा। उसको समझ भी नहीं आएगा कि मैं इतना परेशान क्यों हूं। और जहां घनी आबादी होगी वहां अशांति की तरंगें सर्वत्र फैलेंगी। हम एक दूसरे की बेचैनी की तरंगें कैच कर लेते हैं। आप ये नहीं सोचना कि सिर्फ कीटाणुओं को पकड़ते हैं। अभी कुछ सालों पहले कोरोना आया था, सारा विश्व प्रभावित हो गया। वो सूक्ष्म अदृश्य कीटाणु सांसों में जा रहा है। कितने ही मास्क लगाओ। अभी थोड़े दिनों पहले कंजंक्टिवाइटिस की बीमारी फैल गई। कितना ही काला चश्मा लगाओ, वो कीटाणु परवाह ही नहीं करते, इतने सूक्ष्म हैं। तो सिर्फ बीमारियां ही इन्फेक्शस नहीं होती, अशांति, बेचैनी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन इत्यादि मनोरोग, ये मानसिक बीमारियां भी इन्फेक्शस होती हैं। 4 दुखी लोगों के बीच में आप जाके बैठ जाइए, आप भी दुखी हो जाएंगे। यद्यपि जब आप गए थे आप दुखी नहीं थे, आप भले चंगे थे, लेकिन 4 लोगों की बातचीत, उनका माहौल, उसका वातावरण, तनाव वहां के, और आप पाएंगे 5 मिनट में आप भी तनावग्रस्त हो गए, आप भी उदास हो गए। इसका विपरीत भी सच है। आप उदास थे और कहीं 4 मित्र मिल गए और वो गपशप कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, चुटकुले चल रहे थे, कोई गीत गा रहा था, और आप 5 मिनट के अंदर आप भूल भाल गए कि आप जब आए थे तो उदास थे। आप भी उस धारा में बह गए। वो 4 लोगों की प्रफुल्लित ऊर्जा आपको भी बहा ले गई। वो ज्यादा इफेक्टिव थी, आपकी उदासी कमजोर पड़ गई। तो हम लगातार दूसरों से प्रभावित हो रहे हैं और दूसरों को प्रभावित कर रहे हैं। गांव में दूर दूर लोग रहते थे, विरली जनसंख्या थी, तनाव कम थे। इस वजह से शहर में जिसको हम अपनी तकलीफ समझ रहे हैं मानसिक, हो सकता है वो हमारी हो ही ना। अजीब सी लगेगी ये बात आपको। हो सकता है वो हमारी तकलीफ है ही नहीं, हमने यहां वहां से पकड़ ली।
जब आपको कोरोना हो जाता है तो आप ये थोड़ी कहते हो मेरे कोरोना का कीटाणु। जब कंजंक्टिवाइटिस हो जाती है आप ये थोड़ी कहते हो ये मेरा अपना कीटाणु है। सब कीटाणु दूसरों से आए हैं। ठीक ऐसे ही हमारी बहुत से मनोरोग की तरंगे, जैसे रेडिएशन होता है ना, है ऐसे ही हमारे विचारों का, भावनाओं का भी रेडिएशन होता है। हम रेडियो भी हैं, रिसीवर, और हम रेडियो स्टेशन भी हैं। हम दोनों काम कर रहे हैं। हम अपनी तरंगें फैला रहे हैं और दूसरों की तरंगें पकड़ रहे हैं। तो जितनी सघन आबादी शहर की, उतना ही हम एक दूसरे से बुरी तरह से जुड़ गए। चूंकि इस भीड़ में अधिकांश लोग परेशान हैं, तनावग्रस्त हैं, अशांत हैं, बेचैन हैं, दुखी हैं, उदास हैं, निराशा में हैं, आत्महत्या के विचारों से भरे हैं, हिंसा के विचारों से भरे हैं, ईर्ष्या और द्वेष में जल भुन रहे हैं। आपको पता ही नहीं चलता ये तरंगें आपके भीतर कहां से आ गईं, लेकिन वो आ गईं। तो ओशो ने कहा 2 बड़े खतरे हैं जनसंख्या बढ़ने के। एक, मानसिक व्याधियां हम एक दूसरे की कैच कर लेंगे, और दूसरा, हम परमात्मा से, उस अनहद नाथ से बिछुड़ जाएंगे, भूल जाएंगे। ये आध्यात्मिक खतरे हैं। भोजन की कमी पड़ेगी, पानी की कमी पड़ेगी, कि निवास स्थान की कमी पड़ेगी, ये चीजें वैज्ञानिक सुलझा लेंगे, लेकिन इन 2 चीजों को कोई नहीं सुलझा पाएगा। क्योंकि ये पता भी नहीं चलेगा कि ये समस्याएं हैं। ये तो ओशो ने हमको बताया तो हमको पता है, हमें ख्याल ही नहीं आता कि ये कोई समस्या है हमारी। सावधान। लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं? आपसे विनती करता हूं, एक तो साल में 2-3 बार ऐसा अवसर खोजिए जब आप शहर से दूर जा सकें, गांव पहुंच सकें, किसी पर्वतीय स्थल पर जा सकें, कहीं आश्रम में पहुंच के साधना करें। और शहर में रहते हुए 2 चीजें करें। अपना कमरा, कम से कम एक कमरा तो साउंड प्रूफ कर लें, जो कि बड़ा आसान है। कांच की, डबल कांच की विंडो बना लें, बाहर की आवाजें आनी बंद हो जाएंगी। और दूसरा, ईयर प्लग्स का इस्तेमाल करें। इन 2 चीजों से आप अपनी आत्मरक्षा कर लेंगे। जैसे हम मास्क लगाते थे ना कोरोना काल में, और अभी काले चश्मे लगा रहे हैं कंजंक्टिवाइटिस के एपिडेमिक में, ठीक ऐसे ही ईयर प्लग लगा के रखना चाहिए। ये वाला जो एपिडेमिक है, एपिडेमिक नहीं पेंडेमिक है, विश्वव्यापी महामारी कोलाहल की, इससे आपको अपनी रक्षा करनी होगी, नहीं तो कौन करेगा? क्यों दुनिया भर की बकवास सुन रहे हैं? अपने कान बंद रखें, जब जरूरत हो तब कान खोलें। व्यर्थ के हल्ला गुल्ला क्यों सुनना? आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं कि कार में जा रहे हैं, ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, आप पीछे बैठे हैं, अपने कान आंख बंद रखिए। आप क्यों आंख खोल के देख रहे हैं? आंखों को विश्राम दीजिए। आपको थोड़ा समझदार बनना होगा। वो दुनिया भर के दृश्य आपकी आंखों से जा रहे हैं, उनकी जरूरत क्या है? बाजार से निकल रहे हैं, विज्ञापन के बोर्ड लगे, आप उनको पढ़ रहे हैं। तो क्यों पढ़ रहे हैं? ये दुनिया भर की जानकारी, इसका करेंगे क्या? फिर आपका मन बेचैन होगा, इतनी इंफॉर्मेशन उसमें है, वो उलट पुलट हो रही भीतर। अब आप सोना चाह रहे हो, नींद नहीं आ रही, क्योंकि आपने दिन भर में जो जाना है, जो सूचनाएं इकट्ठी की हैं व्हाट्सएप से और फेसबुक से और इंस्टाग्राम से, वो भीतर रील्स चल रही हैं और आप पगलाए जा रहे हैं देख देख के, और आप चाहते हैं भी वो बंद हो जाए, मगर आपने ही अपने भीतर भरी है। कृपया वही देखें जो देखने योग्य है, वही सुने जो सुनने योग्य है। इतनी समझदारी आपको करनी होगी। परिवार की, समाज की, सरकार की ये जिम्मेवारी नहीं है। अभी तो उनको पता भी नहीं कि ये समस्या है, लेकिन आपको तो पता चल गया ना। गांव में आप अनहद नाथ से जुड़े थे,
अब वो खोने लगा शहर में आके। सावधान, अपनी सुरक्षा करें, ध्वनि प्रदूषण से बचें, व्यर्थ अपनी इंद्रियों का कहीं उपयोग ना करें। जितने जरूरत है शेष ऊर्जा को अपने भीतर बचाएं, वो ध्यान में साधना में काम आएगी, फालतू गंवाने के लिए थोड़ी है। जीवन का एक एक क्षण हमारा मूल्यवान है। अगर आप ही अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते, आप ही खुद को प्रेम नहीं करते, फिर और कौन करेगा? हम दूसरों से चाहते दूसरे हमें सम्मान करें, और हम खुद ही अपना आत्म अपमान करते रहते हैं, अपनी जिंदगी को बर्बाद करते रहते हैं। खुद के प्रति खूब प्रेमपूर्ण बनो। अपने घर को साउंड प्रूफ बना लो, जो कि आसान है, कोई खास बात नहीं है। खिड़की दरवाजों को किसी इंजीनियर से मिलकर समझ लो कैसे साउंड प्रूफ करना है, और ईयर प्लग्स अपना शरीर साउंड प्रूफ कर लो, और आप पाओगे भीतर भीतर आप फिर गांव में पहुंच गए, भीतर के एकांत में रमने लगे।